आदरणीय सुरजीत पात्र जी, डॉक्टर अमरजीत ग्रेवाल साहब, सरविंदर सिंह जी, ओबराय साहब, मैडम सोनदीप जी और मेरे सामने बैठे पूरा साहित्य अकादमी का मानस परिवार। रवेल सिंह एक दिन मैनू कहन लग गया कि तुसी घर वाली पंजाबी तो जानते हो, विद्वाना वाली नहीं जानते, तो जब भी स्टेज से आओ ना पंजाब विच हिंदी बोलिया करो। थोड़ी पंजाबी ऐसा लगती जिवें झूठ बोल रहे हो। तो मैं अब सच बोलने की कोशिश करूंगा और हिंदी में बात करूंगा। दोस्तों, मनमोहन जी ने जब मुझे फोन पे कहा कि भाई आनंदपुर साहब चलना है, तो मेरे मुंह से निकला कि मैं आज तक आनंदपुर साहब नहीं गया। मैं सेमिनार में एक श्रद्धालु की हैसियत से जाऊंगा कि मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका, आपके ट्रस्ट का, कि मेरी तीर्थ यात्रा संपन्न कराई भगवान ने, गुरु महाराज ने। दोस्तों, जो सेमिनार सोचा है सर्वदा भला ट्रस्ट ने, आज के वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बार आड़े द्वारे देखो, पूरे देश का, दुनिया का, एक बार थोड़ा सा भी आदमी अवलोकन करता है तो दो चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली बार, मानवता पे इतने ज्यादा संकट है कि जिनसे गुजरते हुए आम आदमी की रूह कांपती है। रात को अगर कोई आदमी बीबीसी की खबरें देख ले, उसकी एक रात की नहीं कई रात की नींद चली जाए। इतना कत्लो गारत पूरी दुनिया में। अपने हिंदुस्तान में देख लो, चीजें इतनी ऊंचाई तक चली गई है, विघटन की, आतंक की, अराजकता की। तो आपको लगेगा कि जैसे हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसमें ये एक ऐसा फेज आया जिस फेज की किसी ने कल्पना नहीं की। हर चीज बिखरती जा रही है। बड़े कुनबे बुजुर्ग कहते थे कि आपस में जब बात करते हैं तो एक दूसरे की कमियों को छिपा के कोशिश करते हैं कि इसको बंदा बनाया जाए। अब हालत ये है कि उन कमियों को उभारा जा रहा है। वो जो कंट्राडिक्शन है समाज के, उनको उभारा जा रहा है, हवा दी जा रही है कंट्राडिक्शन को। तो चीजें जब इतने बुरी तरह से हो जाती हैं तो फिर आप जैसे विद्वान आदमियों को सोच में आता है कि कोई चीज जो समरसता पैदा करे, समन्वय पैदा करे, इंक्लूसिवनेस पैदा करे, किसी तरह वो कायम होनी चाहिए। मैं 2-3 महीने पहले फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में गया, वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ जाके मुझे पता चला, पता तो पहले भी था लेकिन फर्स्ट हैंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली तो बहुत अच्छा लगा। जर्मन का एक विद्वान हुआ मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको आमंत्रित किया कि जो ICS हिंदुस्तान में जाते हैं उनको हिंदुस्तान के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चीज है, तभी तो जाके वो काम करेंगे। तो उसने 6-7 लेक्चर दिए, वही किताब में भी आए, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। उसको पढ़ते हुए एक जगह वो बताता है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया अंधेरे में भटक रही थी। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी से लेके एस्ट्रोलॉजी तक, मेडिसिन से लेके और दुनिया के स्थापत्य तक, स्कल्पचर तक, कोई दुनिया की ऐसे ज्ञान विज्ञान की शाखा नहीं थी जिसमें हिंदुस्तानियों ने एक्सेल नहीं किया। पूरा यूरोप जब अंधेरे में भटक रहा था, वो एक जगह लिखता है उसके बाद कि इस सारी उपलब्धि का सिर्फ एक कारण था कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा लिबरल है। वहाँ हर आदमी के लिए स्पेस है, हर धर्म के लिए स्पेस है, हर आइडियोलॉजी के लिए स्पेस है। सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं।
और अपनी अपनी आइडेंटिटी भी रखते हैं। वो कहता है दुनिया का पहला एक ऐसा इलाका है वो जहां डाइवर्सिटी इतनी है बावजूद इसके कि उनमें कोई लड़ाई नहीं है, वो यूनिटी है। वो इसको अंडरलाइन करता है बार बार और बहुत सारे विद्वानों को कोट करता है, कभी रोमा रोला को करता है, कभी वो नित्शे को करता है, कभी किसी को करता है। तो ये हिंदुस्तान का एक प्राण तत्व था। एक जब मैं इसको पढ़ रहा था वो बात, और बार बार मुझे गुरु महाराज भी याद आ रहे थे। हिंदुस्तान में सोच के देखिए, जो देश 550 साल बाद भी उसमें कट्टरता है, उसमें नैरो माइंडेडनेस है, उसमें कास्टिज्म भी है, ये सारी चीजें 550 साल बाद भी हैं, तो बाबे नानक के जमाने में क्या हाल होगा? यू कैन वेल इमेजिन। इतना बड़ा क्रांतिकारी, मैं बाबा नानक को उस वक्त का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी कहता हूँ। रेवोल्यूशन खून खराबे से नहीं आता, रेवोल्यूशन कई बार चुपचाप भी आता है, दबे पाव भी आता है, और इतना बड़ा क्रांति करके चला जाता है कि आदमी को पता नहीं चलता, और वो क्रांति हमेशा के लिए जिंदा रहती है। रक्तपात की क्रांति की उम्र 50 साल है। 50 साल के बाद उस क्रांति की हर चीज खत्म हो जाती है, लेकिन जो साइलेंट रेवोल्यूशन जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, आज भी जिंदा है। बाबा छोटे छोटे लफ्जों में आम आदमी की भाषा में समझा रहे हैं, एक नूर थे सब जग उपया, कौन बड़े कौन मंदे। एक सेकंड में बता दिया कि ये जो जितने आपके विभाजन है सब बकवास है। और अब तो साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया कि पूरी ह्यूमैनिटी का डीएनए की वो एक ही नूर से पैदा हुआ है, उसी तरह का। गुरबाणी की एक एक लाइन में हम ये सोचते हैं कि स्त्री विमर्श बहुत नई चीज है, विमेन लिबरेशन नहीं है, बराबरी का सिद्धांत तब आया है। बाबा जी कहते हैं उसको बंदा जाने जिस जन्मे राजा। कोई ऐसी चीज नहीं है धन लिखारी नान का, वो कलमकारों की बड़ाई कर रहा है जो सच लिखता है। तो दुनिया में जितनी इंक्लूसिवनेस है वो सारी हमारी गुरबाणी में, हमारे गुरुओं की दी। और एक और कमाल की बात देखिए, जो इंक्लूसिवनेस लेके आता है, जो समाज का विभाजन को खत्म करता है, भाई की रूह से मिलवाता है, वो आदमी सबसे ज्यादा लिबरल होता है। अगर आप लिबरल नहीं हैं तो आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, उदार नहीं है। और उदार आदमी के पीछे ये सारी चीजें बहुत आसान है, हम रोज करते हैं। निर्भय निर्विकार ये लफ्ज इनमें से 100 बार हमारे सामने आता है। जो निर्विकार होता है वही निर्भय होता है, और जो निर्भय होता है वही सबको गले लगाता है। डरा हुआ आदमी या तो हत्या करता है या आत्महत्या करता है, ये सच है, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो मित्रों, आज का ये जो दिन है ओबराय साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने विद्वानों, ये ऐसी धरती है जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की धरती है। गुरु महाराज ने शास्त्र की भी शिक्षा दी है, शस्त्र की भी दी है। तो मुझे लगता है उनके दरबार में आज ये महापंडित आए हुए हैं, ये रतन आए हुए हैं, भाषा के विद्वान के, ये सब करेंगे। तो एक छोटी सी चीज भी, जब भी मैं पूरी दुनिया में घूमने गया, एक चीज और नजर आई और बड़ा गर्व से होता था। बाबा जी ने जो लंगर की प्रथा शुरू की थी, दुनिया के किसी कोने में कोई मुसीबत आती है, हमारे पंजाबी भाई उसी दिन लंगर लगा देते। वो ये थोड़ी सोचते हैं कि मारने वाला खा रहा है या मरने वाला खा रहा है, कोई भी आए भोजन करे। और कोरोना के टाइम में तो हमने भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी लंगर लगाई। हमने लोगों के साथ साथ पालतू पशुओं की भी सेवा की। ये जो सेवा की भावना है, ये उस इंक्लूसिवनेस की जननी है। इसी से सारी चीजें निकली है। और आनंदपुर साहब में ये सब बातें करते हुए वाकई ऐसा भी लगता है कि आप सब ऋषि ऋण भी उतार रहे हैं।
ये ऋषियों का कर्ज होता है हर समाज में। अगर उसकी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बात रुक जाएगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, मुझे एक उर्दू का शेर याद आया। पात्र साहब के सामने शेर पढ़ते हुए भी डर लगता है कि कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए, तो माफ करना कि उसके रमूजे हुस्न का झलके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का। दिया कहीं भी जले, रोशनी कहीं भी हो, जोत कहीं भी जगे, उसका काम रोशनी देना होता है। और गुरु महाराज ने जो हमें रोशनी दी है, इस इलाके का, शहर का नाम ही आनंदपुर धाम है, द सिटी ऑफ ब्लिस। ये आनंद वो आनंद नहीं है जो पैसे से खरीदा जाता है, लग्जरीज का आनंद नहीं है, ये रूह का आनंद है। ये वो आनंद है जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, सरहद से पार बेहद है। तो मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि इस आयोजन में शामिल होके मुझे भी इतने बड़े विद्वानों को सुनने का मौका मिलेगा। और एक साहित्यक आदमी की, हमारे जो पंजाबी के कन्वीनर हैं रवेल सिंह जी सामने बैठे हैं, ये सब ईश्वर जी, परवीन मनमोहन जी, भाई जी, ये सब मिलजुल के करते हैं। अगर आनंदपुर साहब पे कोई लिटरेरी आयोजन होगा, कोई पुस्तक तैयार होगी, तो हम उसे छापने के लिए तैयार हैं। और एक तरह से छाप के हम ऋषि ऋण को उतारने में जरूर मदद करेंगे। तो मित्रों, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और आखिर में सुरजीत पात्र जी से भी एक निवेदन है कि जो इंक्लूसिव, ये जो जैसे आज सेमिनार हुआ है, आनंदपुर साहब में हम होला मोहल्ला करते हैं हर साल, वो हमारी मार्शल और मिलिट्री माइट का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। पूरी दुनिया देखती है कि पंजाबियों में कितना दम है। तो जब हम शस्त्र का इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो साल में 2-4 आयोजन शास्त्र के भी तो होने चाहिए। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद, जय हिंद।